फिजिक्स में सबसे पहला काम एक सुंदर डायग्राम, तो बस वही अपन को पहली लाइन पढ़नी है और डायग्राम बनाना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जब आर कम थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा थी, लेकिन आर जैसे ही बढ़ने लग रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लग रही है, घटने लग रही है। इसी तरह वो नीचे घटी तो रही है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हाँ ना बोल भैया, यहाँ तक पिक्चर क्लियर है, इजी है सर। आपने क्या करा, बस क्यू नोट को रहने दिया और एफ की वैल्यू ऊपर से टाप करके टीप करके और आपने एज इट इज लिख दी। यस सर, बिल्कुल सही। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्यू हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर है 22 हमारे चैप्टर 1 की सीरीज का, और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकल करके आता है, उसका बेसिकली हम एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं और कुछ नहीं। और किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड करती है वो देखने वाले। आइए बढ़ते हैं टॉपिक पर कि साहब, कंसीडर एन आर्बिट्ररी पॉइंट ओ एट विच अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू बी प्लेस्ड। मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में एक चीज का ध्यान रखना है, वो क्या है? फिजिक्स में सबसे पहला काम एक सुंदर डायग्राम, तो बस वही अपन को पहली लाइन पढ़नी है और डायग्राम बनाना है उसी के हिसाब से। एक आर्बिट्ररी पॉइंट ओ कंसीडर कर लेते हैं सर, ये ले सर, ओ पॉइंट कंसीडर कर लिया सर हमने, एट विच अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, और इस पॉइंट पर एक प्लस चार्ज, देखो पॉजिटिव चार्ज रखा है, नेगेटिव चार्ज भी रख सकते हैं, आगे चल के अपन बोलेंगे भी कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा। कुछ ही नहीं, पॉजिटिव मान के जो रिजल्ट आएगा उसमें बस एक हल्का सा चेंज कर दो तो वही रिजल्ट नेगेटिव चार्ज के लिए डिराइव हो जाता है, और कुछ नहीं। तो इस पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया। अब प्लस क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज, आपको मैंने बताया था टेस्ट चार्ज क्या होता है पिछले लेक्चर्स में, देखकर आना। टेस्ट चार्ज आपको वहां से पता लगेगा कि आखिर टेस्ट चार्ज होता क्या है। बी प्लेस्ड एट पॉइंट पी एट आर डिस्टेंट फ्रॉम ओ, इस ओ पॉइंट से कुछ आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, और कितनी दूरी पर है सर? आर दूरी पर है। ये जो पॉइंट है पी, ये इससे आर दूरी पर है, और यहां पर हमने क्या रखा है, एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा है। ये जो टेस्ट चार्ज होता है बहुत ही छोटा चार्ज होता है, बहुत ही छोटा चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज होता है, टेस्टिंग के लिए काम में आता है, बेसिकली किसी चीज का इफेक्ट जानने। जैसे अब इस पी पॉइंट पर इस बड़े चार्ज या सोर्स चार्ज प्लस क्यू का क्या इफेक्ट होगा, वो इफेक्ट जानने के लिए, वो इफेक्ट को टेस्ट करने के लिए काम मिल जाता है। और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो देख लेना आप आगे। द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, जैसा कि अपन ने पहले भी करा था जब अपन ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था कि हमने क्या देखा था कि अगर दो चार्जेस साइमल्टेनियसली रखे हैं तो उन पे फोर्स लग रहा होगा, ये हमने देखा था। हाँ ना बोलो यस सर, ये हम अभी तक पढ़ के आए हैं कूलम्ब्स लॉ में अच्छे से, कि अगर दो चार्जेस है तो उनके बीच में फोर्स लग रहा होगा। तो फोर्स क्या होगा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पर, जो कि पी पॉइंट पे रखा है, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। ये जो चार्ज है सोर्स चार्ज, ये इस छोटे से टेस्ट चार्ज पर किस तरफ फोर्स लगा रहा होगा? पहली बात तो ये है कि सर दोनों पॉजिटिव है एंड लाइक चार्जेस जो है रिपेल ईच अदर, तो इसको दूर भगाना चाह रहा होगा। ये यहां तक तो पिक्चर क्लियर है। अब बट जो उसका मैग्नीट्यूड होता है कूलम्ब्स लॉ में, जो अपन ने उसका फॉर्मूला निकाला था वो क्या था? तो सर वो था हमारे पास, अगर अपन डायरेक्शन को भी चलो डायरेक्शन बाद में कंसीडर कर लेंगे, तो उसका जो मैग्नीट्यूड आता था वो क्या आता था? वो आता था सर हमारे पास के क्यू नॉट के क्यू वन क्यू टू। फॉर्मूला क्या था? देखो फॉर्मूला था ये के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। हाँ ना बोलो, यहां तक याद है आपको? अब देखिए के तो रख दिया, उसका वैल्यू अपन को पता होती है। दो चार्जेस यहां पर, दोनों चार्जेस कौन से है? एक ये रहा सर, एक ये रहा, तो एक पहला चार्ज रख दिया, फिर दूसरा चार्ज रख दिया, और फिर दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर करते थे। तो दोनों के बीच की दूरी क्या है सर? आर है, तो उसका क्या कर दिया हमने? स्क्वायर। यहां तक पिक्चर क्लियर है। अब अगर इस ही भाई फोर्स तो क्या होता है? फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी। हाँ ना बोल भैया? बोले यस सर। और अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था क्या, कि सर ये जो सोर्स चार्ज है ये इस टेस्ट चार्ज पर किस तरह फोर्स लगा रहा होगा? ये इस दिशा में फोर्स लगा रहा होगा। हाँ ना बोलो, ये इसके इस दिशा में फोर्स लगा रहा होगा। और ये जो आर है, ये आर कैप की जो दिशा है वो भी इसी तरफ है। आप इसको इस तरफ ले लो ऐसे, ये जो दिशा है ये भी किसकी है? ये आर कैप की दिशा है। ये किसकी दिशा है सर? आर कैप की दिशा है। और इसी डायरेक्शन में इसका क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा। ये इसको दूर भगाना चाह रहा है ना, तो उसी दिशा में। इसलिए हम क्या करते हैं, इस फोर्स की जो है डायरेक्शन जो है स्पेसिफाई करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं? आर कैप लगाते हैं। कूलम्ब्स लॉ में ये अपन ने पढ़ रखा है, इनफैक्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ में अपन ने ये अच्छे से पढ़ रखा है। तो यहां तक हमारे को सर पिक्चर क्लियर है। इक्वेशन नंबर आप 1 इसको कह सकते हैं, ये लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि सब फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कुछ भी करो। देखो मैंने आपको ठीक से समझा रखा है लास्ट प्रीवियस 2 लेक्चर्स में कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कुछ फर्क नहीं है, एक ही चीज है, बस मैथमेटिकल फॉर्म होता है। तो बेसिकली जो उसका मैथमेटिकल फॉर्म आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या आया था सर? वो आया था सर हमारे पास E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट।
हाँ ना बोल भैया, बोले यस सर, ये हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था। बिल्कुल सही बात है सर। यहां से अगर अपन फोर्स की वैल्यू इस इक्वेशन 2 में रख देंगे तो क्या आ जाएगी? अरे यार इक्वेशन 2 में एफ है ना, फोर्स है, तो एफ की वैल्यू तो अपन को दे रखी है, अभी अपन ने ऊपर निकाली कूलाम्स लॉ से। तो अगर ये वाली वैल्यू उठा करके यहां रख देंगे तो अपने पास ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो सर अपन क्या बोलेंगे सर इसको? अपन बोलेंगे कि सर यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। हाँ ना बोल भैया, 1 इक्वेशन को सेकंड में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अपने पास क्या आ गया सर? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई एफ की जगह, देखिए क्यू नॉट जो है नीचे है तो उसको पहले एज इट इज रख देते हैं, ये लीजिए। अब ऊपर वाली जो भी क्वांटिटी है एफ, उस पूरे को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ऊपर वाली क्या है क्वांटिटी? के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर एंड देन आर। हाँ ना बोल भैया, यहां तक पिक्चर क्लियर है? इजी है सर। आपने क्या करा, बस क्यू नॉट को रहने दिया और एफ की वैल्यू ऊपर से टीप करके और आपने एज इट इज लिख दी। यस सर, बिल्कुल सही। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो रहा है क्या सर? बोले हाँ यस सर, क्यू नॉट से क्यू नॉट यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। तो फिर इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो बचा हुआ है वो हम लिख देते हैं। तो E बराबर क्या आ गया अपने पास? के क्यू बाय आर स्क्वायर, और यहां पर आ गया अपने पास आर। इसी को अपन एक और भाषा में भी लिख सकते हैं, और वो भाषा का नाम क्या है? कुछ ही नहीं है, बेसिकली अपन ने क्या कर दिया, के को एक्सपेंड कर दिया। अरे के क्या होता था? ये जो के होता था ये क्या होता था, याद करो, गुलाम स्लो को याद करो, वहां पे मैंने आपको समझाया था के क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला लेक्चर देखकर आना, आपको पता पड़ जाएगा कि के क्या था। तो के को जो अपन लिखते थे एक्सप्रेशन में वो क्या लिखते थे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ ना बोल भैया? बोले यस सर, के को हम यही लिखते थे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसमें जब अपन 4 की वैल्यू, पाई की वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखते हैं तो फिर के की वैल्यू अपने पास डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स के लिए जो याद रखने वाली आती है वो क्या आती है? कि 9 टाइम्स 10 टू द पावर 9। ये न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखी जाती है डायरेक्टली। कई बार दे देता है, नहीं भी देता तो आपको याद रहनी चाहिए कैसे आती है। ये सब वैल्यूज रखे 4 पाई और ये सब वैल्यूज। खैर, तो बचा हुआ क्या, के को अपन ने एक्सपेंड कर दिया एक्सप्रेशन में, तो बचा हुआ जो है वो अपन लिख देते हैं। क्या क्या बचा है सर? क्यू बच गया हमारे पास, आर स्क्वायर बच गया और आर कैप भी। तो आप ये इस एक्सप्रेशन को आपको याद रखना है। यही है आपके पास क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यही है। यही है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इस मैग्नीट्यूड को आपको याद रखना है। या तो आप याद रख लो के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर याद रख लो आप, या फिर आप याद रख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यूब। ज्यादा बेटर कौन सा इस्तेमाल होता है सर न्यूमेरिकल्स में? के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये फटाफट इजी भी याद हो जाता है इसमें, और वैसे आपको पता ही होता है क्योंकि के की वैल्यू डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होती है 9 टाइम्स 10 टू द पावर 9। इसलिए हम ये वाली वैल्यू ज्यादा याद रखते हैं फॉर द न्यूमेरिकल्स। के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन की यहाँ पे आर कैप इसलिए लगा रखा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर शो कर रहा है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो क्या है? सिर्फ वो के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर कैप ओनली शो द डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड से लेना देना नहीं है, वो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, तो ये है हमारे पास फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट। आगे क्या लिख रखा है सर? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी टुवर्ड्स द ओपी। अरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी कुछ ना कुछ दिशा भी होगी। ऑल्दो मैं यहाँ पर बता रखा है आर कैप की दिशा में है, और आर कैप की दिशा हमको पता है ये आर है तो इससे दूर जाती है। लेकिन मैंने स्पेसिफाइड भी कर दिया लिख करके कि इलेक्ट्रिक फील्ड की, अरे इस सोर्स चार्ज की वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से, प्लस क्यू जो कि एक पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से इस पी पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी उसका मैग्नीट्यूड तो मिल गया के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन दिशा किस तरफ है? तो वो है सर विल बी टुवर्ड्स ओपी। ये जो ओ और पी, ओ से लेके पी तक को जाने वाला जो वेक्टर है, ओ से लेके पी तक को जाने वाला जो वेक्टर है, यानी कि यही वेक्टर, यही छोटा वेक्टर, या दिशा तो यही है, इसकी और इसकी दिशा तो एक ही है। तो ये इसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है? ओ से लेके पी तक को जाने वाला जो वेक्टर है उस दिशा में होगी, ओपी वेक्टर। यहाँ पे अपन पी ओ वेक्टर नहीं लिख सकते, ओपी। देखो एक चीज और कि ओपी इक्वल्स टू पीओ बराबर है, दोनों का मान एक ही है, आर है, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल है। लेकिन डायरेक्शन की टर्म्स में अगर बात करेंगे तो फिर अपन ओपी वेक्टर लिखेंगे, क्योंकि पीओ लिखेंगे तब तो डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, तो वो अपन को नहीं लिखना। तो अपन को चूंकि और इलेक्ट्रिक फील्ड तो दूर जाती हुई है भाई, जिस तरफ फोर्स होता है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको समझाया है। तो इसलिए आपके पास डायरेक्शन किस तरफ है वो याद रखना। आगे क्या कह रहा है कि सिमिलरली, एल एल वाई का यहाँ पे क्या मतलब है? इसका मतलब है सिमिलरली। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है बेसिकली लिखने की सिमिलरली को। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अगर यहां पर प्लस क्यू चार्ज की जगह माइनस क्यू चार्ज होता तो
यही सिचुएशन है बिल्कुल ओ पॉइंट पर। हमने क्या किया, प्लस क्यू चार्ज रखने की बजाय कौन सा चार्ज रख दिया, हमने अब की बार माइनस क्यू चार्ज रख दिया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में आपको पता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अरे अपोजिट जेंडर आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट ही तो करते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं। तो अपोजिट चार्जेस क्या कर रहे हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि अब की बार इस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से ये इसको खींच रहा होगा या धकेल रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा या अट्रैक्ट कर रहा होगा। सर अट्रैक्ट कर रहा होगा, यानी कि अट्रैक्ट कर रहा होगा यानी कि इस तरफ खींच रहा होगा। इसलिए इसलिए पी पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है वो किस तरफ है, इस तरफ है। किस तरफ है, इस तरफ है। क्यों, क्योंकि अब की बार ये क्या कर रहा है, अब की बार ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इस तरफ थी, लेकिन अब की बार माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इस तरफ। देखो बदल गई ना। तो ये भी यही कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो वो इंटेंसिटी क्या आ जाएगी सर, वो आ जाएगी सर बिल्कुल सेम, यही बिल्कुल एज इट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। लेकिन आर कैप की जो दिशा थी उसके ठीक कैसी होगी, उसके ठीक अपोजिट। और आपको पता है अपोजिट ठीक वेक्टर जो होता है उसको कैसे लिखा जाता है, ठीक माइनस लगा करके। माइनस यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि इसका 180 डिग्री हमने क्या कर दिया, इन्वर्जन कर दिया, 180 डिग्री इसको घुमा दिया, तो ये माइनस आर कैप है। इसी को आप अगर के क्यू आर स्क्वायर की फॉर्म में लिखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में लिखना चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं वापिस से। बात वही है माइनस आर। और इसकी जो दिशा है वो किस तरफ है, वो पीओ की दिशा है। यहाँ पे आप लिख लेना कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस केस में जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, इस केस में जो डायरेक्शन है वो पीओ वेक्टर की तरफ है। भाई मैंने आपको बताया था ना, ये तो ओपी वेक्टर है इस तरफ जाती है और ये पीओ वेक्टर है। क्या पिक्चर क्लियर है यहां तक। तो ये था आपके पास पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब हम इसी में जो है आर स्क्वायर पर इसकी डिपेंडेंस देखेंगे, यानी कि डिस्टेंस पर क्या डिपेंडेंस है इसकी वो देखते हैं। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए आप, 1 2 3 4। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि सब फ्रॉम द इक्वेशन, जैसा कि हमने देखा हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी सर, हाँ सर ये हमने इक्वेशन देख ली थी। तो जैसा कि इस इक्वेशन में दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस आर को मत देखो क्योंकि ये तो डायरेक्शन बता रहा है। सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड को अगर अपन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के कैसा है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बस इसी चीज को स्टेटमेंट में लिखा है, इट इज क्लियर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, डिस्टेंस का स्क्वायर के, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी चीज को अपन इसी ही प्रोपोर्शनलिटी को अपन इस प्रकार से शो कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, और आर स्क्वायर, इस चीज को अपन ऐसे शो। सिंपल सी बात है, आप करते हुए आ रहे हो प्रोपोर्शनलिटी सारी चीजें। क्योंकि भैया देखो के तो कांस्टेंट है 9 × 10⁻⁹, और क्यू का वैल्यू अपन लेकर ही चलते हैं। क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं होता है कि साहब अपन ने 1 कूलम का चार्ज लिया है या पर्टिकुलर जो भी लिया है, लेकिन वेरी क्या करती है, डिस्टेंस ही तो करती है। अरे भाई पूछा क्या जाता है कि अगर यहाँ ये जो Q है, ये जो अपने पास सोर्स चार्ज है, इससे अगर मैं इस दूरी पर निकालूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस दूरी पर निकालूंगा तो क्या होगी, और ज्यादा दूरी पर निकालूंगा तो क्या होगी, और ज्यादा दूरी पर निकाल, यानी कि दूरी तो बदल रही है। तो जितना ज्यादा अपन दूर जाते जाएंगे उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, और वो भी स्क्वायर से कम होगी। यानी कि अगर 1 मीटर दूर गए इस चार्ज से अगर 1 मीटर दूर गए तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक यूनिट से ही चेंज होगी। लेकिन अगर 2 मीटर दूर गए तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फिर 4 टाइम्स जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि आपके पास E/4 हो जाएगी। 3 टाइम गए, 3 मीटर गए तो आपकी फिर वो E/9 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि स्क्वायर से चेंज हो जाएगी। ये था मेरे यहां पर समझाने का मतलब, न्यूमेरिकल्स में ये प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्ट काम में आ सकती है, इसलिए मैंने आपको यहां पर इस चीज को स्पेसिफाई कहा है। द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस है ये r और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर r से देखा जाए तो अपन ने देखा कि जैसे जैसे r बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, तो इसलिए इसका इनवर्स ग्राफ बन जाता है यहाँ पे, ये इनवर्स स्क्वायर ग्राफ हो गया। जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे यहां पर r कुछ कम है, फिर r कुछ ज्यादा हुई, फिर और ज्यादा हुई, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इतनी है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इतनी है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इतनी है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जब r कम थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा थी,
लेकिन आर जैसे ही बढ़ने लग रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लग रही है, घटने लग रही है। इसी तरह वो नीचे घटी तो रही है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस डिस्टेंस के साथ जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करती है, घटती है। धीरे धीरे कैसे होती जाती है, घटती रहती है। और अगर 1/r² के ही अगर देखना हो तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपको पता है ना, देखो सीधी सी बात है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अपन को ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और 1/r², यानी कि इन्हीं दोनों के बीच में बनाना है। तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाकर कोई कांस्टेंट भी लगाऊं कुछ c, तो अपने पास क्या आ जाएगा, c टाइम्स 1/r²। तो इसको अगर मैं y एक्सिस पे डाल दूं और इसको x एक्सिस पे डाल दूं तो ये y बराबर कुछ mx का ग्राफ नहीं आ गया। बायो वालों को हो सकता है दिक्कत हो रही हो, लेकिन आपने बेसिक्स तो पढ़ी होगी 11th में थोड़ी मोड़ी। तो ये किसका ग्राफ होता है, ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन ही तो होती है। ये बेसिकली क्या होती है कि स्ट्रेट लाइन का ही तो ग्राफ है। तो इसलिए अगर अगर डायरेक्टली ही 1/r² के पूछ ली जाए अगर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसी बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ग्राफ कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। और चूंकि यहाँ पे कुछ कांस्टेंट नहीं है c, इसलिए अपना ग्राफ जो है वो ओराइजिन से ही शुरू होएगा, यानी कि इस ओराइजिन से। तो ये अब मैंने आपको बताया और मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दी डायरेक्ट इसकी, ठीक है। यहाँ पर ये c जो है वो m का रोल प्ले कर रहा है ऐसे। तो ऐसे आप यहां पर इसको समझ सकते हो, इन दोनों का ग्राफ इस प्रकार से देखा जाता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीजें हैं। इफ द पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर। अब क्या कर रहे हैं, देखो अभी तक जो भी अपन ने निकाला ये सारी चीजें, यहां पर ये k रखा था और k की वैल्यू क्या थी सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि अपन ने मीडियम पर ध्यान ही नहीं दिया था, क्योंकि अपन ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कौन सा मीडियम मान के चलते हैं, बाय डिफॉल्ट अपन एयर या वैक्यूम मीडियम मान के चलते हैं, जिसके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है 1। हाँ ना बोल भैया, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले लेक्चर में। तो बाय डिफॉल्ट अपन ने अभी तक कौन सा मीडियम माना, वैक्यूम या एयर मान के चला। लेकिन अगर वाला मीडियम नहीं है, कुछ और रैंडमली कुछ अलग सा कोई मीडियम है, वो ये दोनों तो नहीं है, तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, एप्सिलॉन आर जिसको अपन बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले लेक्चर में देख कर आना। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दी जाएगी, तो भैया उस केस में अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना लिख करके क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन एम लिखेंगे। क्यों सर, क्योंकि मीडियम की, किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड अपन देखना चाह रहे हैं, इसलिए उस ही मीडियम की परमिटिविटी आएगी। यहां पर अपन जो देखते थे वो वैक्यूम या एयर में ही देखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए उसी की परमिटिविटी आई थी। यहां पर किसी मीडियम में देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए उस मीडियम की परमिटिविटी आएगी, जो भी होती है वो, हालांकि डायरेक्टली डिफाइंड नहीं होती है। और अब ये किसका रोल प्ले कर रहा है, के का, और Q/r² एज इट इज, सिंपल। अब हमको पता है कि मीडियम की परमिटिविटी इस हिसाब से डिफाइन होती है, एप्सिलॉन आर टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। याद करो मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में आपको बताया था कि एप्सिलॉन आर किस हिसाब से डिफाइंड होता है, तो बस वैसे ही आपको यहां पर ये डिफाइन करना है। ये जैसे ही इधर जाएगा तो अपने अपने पास मीडियम की परमिटिविटी यही तो आती थी। याद करो मैं आपको रटवाया भी था कि मीडियम की परमिटिविटी ई आर गुना एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाती है, किससे, एप्सिलॉन नॉट से। तो वैसे ही आप यहाँ पे याद रखो कि मीडियम की परमिटिविटी क्या हो गई, एप्सिलॉन आर गुना बढ़ गई एप्सिलॉन नॉट से। तो ये एप्सिलॉन एम जो है वो इसी के बराबर है। आगे अगर आप अब अगर आप ध्यान से देखो तो 1/4, अगर इसको अलग से, इसको मैं छुपा लूं, तो बाकी जो भी चीज लिखी हुई है वो सिंपली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, जो कि अपन अभी तक देखते हुए आए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वैक्यूम या एयर में अभी तक हम देखते हुए आए हैं, वही तो है ये सब। लेकिन अगर एप्सिलॉन आर को हटा दिया जाए तो, लेकिन अगर एप्सिलॉन आर है तो बाकी सबको मैं ई नॉट लिख सकता हूं, और नीचे एप्सिलॉन आर एक्स्ट्रा में लगा दिया कि भाई एज अ एक्स्ट्रा ये पड़ा हुआ है, क्योंकि बाकी सब तो क्या मिल करके क्या बना रहे हैं, ई नॉट ही बना रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम या एयर। और ये किसके बराबर चलता हुआ आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन पर्टिकुलर मीडियम, किस कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब अगर आप ध्यान से यहां पे देखो तो ई आर यानी कि एप्सिलॉन आर जो है उसकी वैल्यू 1 से जो है ज्यादा ही मिलती है अपन को बाकी सभी मीडियम में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला लेक्चर जरूर देख कर आना अगर ये वाली चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है तो। वहां पर अब मैंने आपको बताया एप्सिलॉन आर की क्या कहानी है, वैल्यूज किस हिसाब से जो है वेरी क्या करती है। तो मैंने आपको बताया था कि वैक्यूम और एयर में ही जो है इसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू। बाकी सभी में इसका वैल्यू 1 से ज्यादा था लगभग सभी में ही, और इनफाइनाइट था कंडक्टर्स में, याद करो। तो इसलिए और यहाँ पर अपन कोई पर्टिकुलर मीडियम चल रहे लेकर के चल रहे हैं जो कि वैक्यूम या एयर नहीं है, और वैक्यूम और एयर के लिए तो 1 होता है, बाकी सबके लिए ग्रेटर देन। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो फाइनली अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी मीडियम में वो कम हो जाएगी। अरे यार नीचे वाली क्वांटिटी 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, यानी कि पूरी की पूरी क्वांटिटी इससे कैसी होगी, ज्यादा होगी।
इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अपने पास क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने क्या ले लिया, अपन ने इस अपसाइलन आर को इस तरफ भेज दिया, इस अपसाइलन आर को इस तरफ भेज दिया। अब हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास क्या है कि अपसाइलन आर जो है, अपसाइलन आर जो है वो हमारे पास कैसा है, ग्रेटर देन 1 है। कैसा है सर, ग्रेटर देन 1 है। अब देखिए अपसाइलन आर जो है वो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है इसका मतलब क्या हो गया, 1 से बड़ा है इसका मतलब क्या हो गया कि लेट से कुछ मान लेते हैं अपने पास 1 से बड़ा कुछ 2 है, तो ये इसको अगर मैं 2 लिखूंगा तो ये अपने पास ई नॉट की वैल्यू कुछ ऐसे आ जाएगी, यानी कि इसका दुगना करने पर ये इसके बराबर है। तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा कौन हुआ, ई नॉट ही बड़ा हुआ, इसलिए ये चीज यहां पर लिखी। अरे इसका दुगना कर रहा हूं तब जाकर के ये मिल रहा है, यानी कि सोचो ये कितना बड़ा होगा। इसलिए हमेशा वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हायर मिलती है रादर देन अपन किसी अदर मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। तो इसी चीज को लाइन में लिखा है कि थस फॉर अ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड EF इज अपसाइलन आर टाइम्स लेस देन, क्योंकि नीचे लिखा है ना इसलिए लेस देन दैट इन वैक्यूम, कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कम ही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, किससे, वैक्यूम वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से। बस ये था आपका आज का लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं यूं ही किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।